नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पुस्तक है आरोह भाग 1 कक्षा 11। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें आपकी मर्जी किस तरह से उत्तर दे सकते हैं। कौन से पात्र को आप उत्तर में लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं, इनको भी लिख सकते हैं या इनको भी लिख सकते हैं, यानी मुंशी बंशीधर को लिख सकते हैं या पंडित अलोपीदीन को लिख सकते हैं या बंशीधर के पिता को लिख सकते हैं। ये 3 चरित्र जो हैं ज़्यादा बार आए हैं इस कहानी में। जिस तरह से आप उत्तर देंगे उसी तरह से आपको तर्क भी प्रस्तुत करना होगा कि क्यों प्रभावित किया। तो अगर हम लोग मुंशी बंशीधर की बात कर रहे हैं तो उनका व्यक्तित्व ईमानदार है। वे अपना काम मर्यादित ढंग से करते हैं, पूरी चुस्ती से करते हैं और वे किसी से डरते नहीं, कोई भय नहीं है उनके अंदर। वे हमेशा सच के पथ पर चलते हैं। उनको लोभ दिया जाता है तो लोभ से किसी तरह से प्रभावित नहीं होते और शुरू से लेकर के आखिर तक वे सत्य के राह पर डटे रहते हैं। यद्यपि ये अवश्य है कि बाद में उन्हें निराशा होती है कि इस समाज में तरह तरह के लोग हैं जिन पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मुंशी बंशीधर का व्यक्तित्व हमारे लिए अनुकरणीय है। यदि आप पंडित अलोपीदीन की बात करते हैं तो पंडित अलोपीदीन आज के समाज के हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं। अर्थात आज के समाज में किस तरह से सरवाइव किया जा सकता है यह पंडित अलोपीदीन को देख करके समझ में आ जाएगा। वे झूठ का भी साथ देते हैं, वे गलत कार्य भी कर रहे हैं और अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी है। उनके पास धन दौलत है, जैसा कि आज लोगों के लिए यही मानक बन गया है। वे प्रत्येक स्तर पे, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर के लोगों से अच्छा संपर्क रखते हैं, सभी के ऊपर उनका एहसान है। तो आज की दुनिया के हिसाब से सबसे उपयुक्त व्यक्ति पंडित अलोपीदीन को माना जा सकता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ प्रभावित करने वाली बात है कौन अनुकरणीय है, कौन अनुकरणीय नहीं है, इस पर चर्चा नहीं की गई। जब आप मुझसे पूछेंगे अनुकरणीय कौन है तो मैं मुंशी बंशीधर का ही नाम लूँगा। अब बंशीधर के पिता, कहीं नाम नहीं दिया गया है, वृद्ध मुंशीधर या बंशीधर के पिता इसी तरह से कहा गया है। तो बंशीधर के पिता आज के समाज की बहुत अच्छी परख रखते हैं। वे एक पिता के रूप में बच्चे को बार बार समझा रहे हैं, यद्यपि कि उनका समझाने का उद्देश्य गलत है, लेकिन पिता के रूप में वे चाहते हैं कि मेरा पुत्र सफल रहे। नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी बातें या उनके कार्य सही नहीं है। तो ये सारे तर्क हैं और मेरे सुझाव से यदि आप मुंशी बंशीधर को इस उत्तर के लिए चुनेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी, यहाँ देखिए दारोगा हो गया, दारोगा शब्द हो। दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? 2 पहलू या 2 पक्ष नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। नकारात्मक व्यक्तित्व में वे तस्करी का कार्य कर रहे हैं। ये कानूनी रूप से भी जुर्म है, धार्मिक रूप से पाप भी कहा जा सकता है इस तरह का कार्य, क्योंकि जब भी तस्करी वाली चीज़ होगी या तस्करी जैसा कार्य होगा तो जिनके लिए सुविधाएं दी गई हैं उनको नहीं मिल पाती हैं, अन्य को मिलने लग जाती हैं जो अपात्र व्यक्ति है। तो तस्करी का कार्य करते हैं,
बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। वे न्याय और नीति को भी अपने पैसे से प्रभावित करते हैं। वे लल्लो चप्पो तक की बातें करते हैं जब उनको लगता है कि मैं यमुना नदी के तट पर, वे उनको लगता है कि मैं फंस गया, तो वहाँ पर मुंशी बंशीधर के सामने लल्लो चप्पो भी करते हैं और वे पैसे की हैसियत भी दिखाते हैं और उसी पैसे के बल पर वे न्यायालय के लोगों को भी प्रभावित करते हैं और बरी भी हो जाते हैं। अंत में एक ये भी चीज़ है कि उनके व्यक्तित्व का सबसे नकारात्मक पहलू ये है कि वे जानते थे कि वंशीधर सही है, फिर भी उनको अपने प्रभाव से नौकरी से निकलवा भी दिया। सकारात्मक पक्ष क्या है? वे लोगों को बहुत अच्छे ढंग से परख लेते हैं। उनके अंदर परखने की बहुत अच्छी कला है। उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया और उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि यही व्यक्ति है जो मेरी संपत्ति का रखवाला हो सकता है। और वे इसके लिए वंशीधर के घर जाते हैं और घर जाने में कोई गुरेज नहीं करते। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति से मैं कैसे मिलूंगा, वहां जाकर के क्षमा भी मांगते हैं और वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर भी नियुक्त करते हैं। तो ये दोनों पक्ष हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी जी, वकील, शहर की भीड़। वैसे वृद्ध मुंशी जी के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आइए देखते हैं क्या क्या कहते हैं। चूँकि यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि पाठ से उस अंश को उद्धृत कीजिए, यानी वहाँ से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो क्या क्या बातें कहते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं, यानी उनके बारे में ही बताना है, इन लोगों के बारे में। ये जो कुछ ये नीचे दे रखा है, कहते हैं वे अपने पुत्र से, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। यानी वे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि अब पुत्र को इन सारी जिम्मेदारियों के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए और उसे घर की जिम्मेदारियों के बारे में अवगत भी करा रहे हैं। ये पहली बात। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी एक तरह से कहिए कि नारियों या लड़कियों के प्रति बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। उनको घास फूस का दर्जा दे रहे हैं उनके वृद्धि को, जबकि घर में लड़का बढ़े तो लोगों को कहे कि भाई इतने प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। गर्व से सीना फूल रहा है कि हमारा बेटा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, चाहे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो रहा है, तो ये भी गर्व की बात है। लेकिन लड़कियों के लिए वे कह रहे हैं घास फूस की तरह से बढ़ती चली जाती है। निगाह चढ़ावे, ये निकाह ने निगाह होगा, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। आप सोचिए, एक पिता अपने बेटे को भ्रष्टाचार करने की सीख दे रहा है, तो इस तरह से बिल्कुल नकारात्मक व्यक्तित्व हो जाएगा। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन। यहाँ भी ये जो कुछ सिखा रहे हैं अपने बेटे को ये गलत है, लेकिन ये जरूर है कि वे मनोविज्ञान को जानते हैं कि किस तरह से पैसे ऐंठा जा सकता है किसी से। वकीलों की बात, वकीलों के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है, उनके से मतलब यहाँ पंडित अलोपी दीन।
वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक। फिर अगला वाक्य उसके तुरंत बाद नहीं, बीच से कहीं से लिया गया। वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी वकील पंडित अलोपीदीन की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। यहाँ भी उनका स्वार्थ दिख रहा है। न्याय, अब देखिए ये वंशीधर सोच रहे हैं, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे। ढीले चोंगे से मतलब यही न्यायालय में काम करने वाले, खास तौर से यहाँ पर बात की गई है वकीलों के लिए। ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। देखिए ये वाला वाक्य आपको मुंशी वंशीधर के बारे में और जानने के लिए सहायता करेगा, जो पहले वाले प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे थे। शहर की भीड़ के बारे में, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब शहर में काम की बातें कम होती हैं, बेकाम की बातें सनसनी बन जाती है। जीभ जागती थी अर्थात जब सब लोग सो रहे हो तो भी मसालेदार खबर बहुत तेजी से फैलती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिससे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया हो। यही वाला वाक्यांश आपके लिए सबसे ज़्यादा सहायता करेगा इन लोगों को समझने के लिए। मतलब ये कि पाप तो और भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सभी पंडित जी के ऊपर निंदा की बौछारें कर रहे हैं। अब देखिए किस किस छोटी छोटी चीज़ों या वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है, इसीलिए लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ साहूकार, यह सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये सभी, जबकि ये स्वयं पाप के भागीदार हैं। चौथा प्रश्न, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह, यहाँ भी निकाह हो गया, निगाह शब्द होगा, इसको सही कर लीजिएगा। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? तो यह वंशीधर के पिता की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि व्याख्या वाला अंश देखिएगा, वहां अच्छे से बताया हूं, यहां भी बता दे रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से पूर्णिमा का चांद पूरा तो होता है एक दिन, पूर्णिमा के दिन, लेकिन उसके बाद घटते घटते लुप्त हो जाता है, वही हाल मासिक वेतन का होता है कि एक बार मिलेगा तो पूरा, लेकिन महीना समाप्त होने से पहले ही वह खत्म हो जाएगा। क्या आप एक पिता से के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो बिल्कुल भी नहीं सहमत हैं। पिता को इस तरह की बातें पुत्र को नहीं सिखानी चाहिए। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार से युक्त बातें हैं और धार्मिक दृष्टि से यह पाप है। पांचवा, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अगर जो नायक है इस कहानी का, उसके आधार पे बताएं तो अटल व्यक्तित्व हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति यानी वंशीधर कभी भी अपने कर्तव्य पथ से डिगता नहीं।
ईमानदारी का फल इस कहानी के संदर्भ में हो जाएगा कि कौन ईमानदार रहा और किसको उसका फल प्राप्त होता है, क्योंकि पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। अगला, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो वही बात जो पिछले प्रश्न में कह रहा था मैं कि अटल व्यक्तित्व है उनका, ईमानदार है, इस कारण मैनेजर नियुक्त किया। और ये भी है कि आलोपीदीन पारखी थे, लोगों के बारे में समझने के लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति, उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे पूरे जीवन में इस तरह का कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिला, मैंने अपने संपत्ति का या लक्ष्मी का सबको दास बना करके छोड़ा। इस कहानी का, आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? इसके कई पहलू हो सकते हैं या कई इस तरह की बातें हो सकती हैं कि आप किस ढंग से अंत करना चाहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आलोपीदीन को जेल हो जाए या सजा हो जाए, या आलोपीदीन पश्चाताप करते हुए अपनी सारी संपत्ति लोगों में वितरित कर दें और अच्छे कामों में लग जाएं, या एक ये भी जिस तरह से कहानी का अंत किया गया, ये आपके ऊपर है कितना इस संदर्भ में आप सोचते हैं। ये आपकी कल्पना शक्ति को यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया, एक तरह से उसका मापन करने का प्रयास किया गया। भाषा की बात में, भाषा की चित्रात्मकता यानी वर्णन करते ही कोई चित्र उभर जाए पाठक के मन में। लोकोक्तियों और मुहावरों, लोकोक्तियां मुहावरे आप जानते ही हैं, के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप, यानी हिंदी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द इस कहानी में आपको मिलेंगे। एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बनता है। तो चित्रात्मकता के कुछ उदाहरण देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिससे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। तो ये उदाहरण देना है आपको और ये भी बताना है कि इसके प्रयोग से कहानी किस तरह से असरदार बनी है। तो चित्रात्मकता कहानी की तो खासियत होती है, चित्रात्मकता ना हो तो फिर कहानी में कोई दम नहीं रह जाएगा। इसके बाद देखें अगला, लोकोक्तियों और मुहावरों की बात कर रहे हैं। कगारे का वृक्ष होना, यहाँ पर बातों को निगाह में बांधना, हृदय में सूल उठना, ठिकाना न होना, ये सारे मुहावरे बीच बीच में। मुहावरे, अगर आपको मुहावरों का असली प्रयोग समझना हो और ठीक ढंग से मुहावरों का अध्ययन करना हो तो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए। मुहावरे आपके बहुत, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और हिंदी उर्दू का सम्मिलित प्रयोग देखें, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अब पीर, मजार, निगाह, चढ़ावा, चादर, ये सब आपको, ये सब बोलचाल की भाषा जो आपस में हम लोग जैसे बातचीत करते हैं। यूँ तो मैं आपका दास हूँ, कौन पंडित आलोपीदीन। अब आते हैं, समझाइए तो जरा। व्याख्या वाले हिस्से में ये ज़्यादातर हिस्सा मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। जिस तरह से पीर के मजार का होना जरूरी है चढ़ावा और चादर के लिए, उसी तरह से नौकरी का होना भी जरूरी है कि आपको ऊपरी आय मिले। बिना नौकरी के ऊपरी आय की कोई संभावना नहीं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था।
यानी जो कुछ करना था उन्हें स्वयं ही करना था। अपने धैर्य को मित्र के जैसे बनाना था, अर्थात धैर्य का ही साथ था। बुद्धि रास्ता दिखाने वाली थी और आत्मावलंबन यानी स्वयं पर आश्रित रहना ही उनके लिए इस संसार में रह गया था जब वे घर से निकले नौकरी खोजने के लिए। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। भ्रम से यहाँ पर संदेह शब्द ज्यादा उपयुक्त रहता, क्योंकि भ्रम का तो ये मतलब होता है कोई गलत बात को गलत के रूप में ही मान लेना का मतलब वही चीज हम जानते हैं, अर्थात उसके बारे में हम गलत ही जानते हैं और गलत ही विश्वास करते हैं। तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यहाँ पर संदेह शब्द ज्यादा उपयुक्त रहता, लेकिन आज से 100 साल पहले की भाषा और आज की भाषा में अंतर हो सकता है। तो तर्क के वजह से जो मन में था उससे ये हुआ कि हाँ, ये बात सही है। अगला है, न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह इन्हें जैसे चाहती है नचाती है। न्याय से मतलब समझ ही रहे हैं, नीति से मतलब जो नीति का निर्माण करने वाले हैं। तो चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्र की, अब उस समय तो लोकतंत्र था नहीं, लेकिन राजा की जो भी नीतियां हो या शासक की जो भी नीतियां हो, था कि ये सभी प्रभावित होते हैं पैसे के बल पर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब भले सोने का वक्त हो, सोने का वक्त का मतलब भले लोग न मिल रहे हो आपस में, लेकिन जब भी मसालेदार खबर या कोई सनसनीखेज खबर होगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। ये जब वंशीधर की नौकरी छूट जाती है तो उनके पिता द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं कि पढ़ लिख करके सब कुछ बेकार हो गया तुम्हारा, इस तरह की समझ तुम्हारी सही नहीं है। एक तरह से कहिए कि वंशीधर तो सही थे, उनके पिता ही इतना लोभ से सन गए थे कि वे सही ढंग से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि उनके पिता द्वारा उन्हें समझाया जाना चाहिए था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लिए गर्व की बात है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ये उस समय की बात है जब पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगवा दिया वंशीधर ने, तो उसी की ओर संकेत किया गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध। न्यायालय में जब जिरह होने लगी तब की घटना की बात की है। तो बस आज के लिए इतना ही। दोहराइए, पढ़िए। सभी को धन्यवाद।